उत्तराखंड के चार धाम यात्रा को लेकर पुलिस का नया फरमान। बाहरी राज्यों के व्यापारियों का होगा गृह राज्य से सत्यापन, बिना सत्यापन रहने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। 3 मई को ऋषिकेश से होगा चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। श्रद्धालुओं के लिए होगा गढ़ भोज का आयोजन। देहरादून में एमडीडीए सचिव मोहन सिंह ने की बैठक। सीसीएमएस मॉडल के सफल ऑनलाइन संचालन पर की चर्चा। काशीपुर के जीवनदान नशा मुक्ति केंद्र में छापेमारी। आईजी ने थाना चौकी प्रभारियों को दिए निर्देश। 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश। और नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद तोड़फोड़, हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जताया आक्रोश। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताते चले, जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत लक्सर पहुंचे हैं। जी हां, सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे लक्सर। बाढ़ गंगा में चलाया स्वच्छता महाअभियान। नदी में फैली गंदगी को किया साफ। बाढ़ गंगा के पवित्र स्वरूप को लौटने के उद्देश्य से चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान। नदियों को पुनर्जीवित और संरक्षित करने को लेकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने चलाई मुहिम। नदियों को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए जनता आगे आए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, नदियां जीवनदायिनी है, नदियों का संरक्षण और शुद्धिकरण जरूरी है। और आगे बढ़ेंगे, जहां विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से आकर व्यापार करने वालों के लिए जनपद देहरादून पुलिस ने नया फरमान जारी किया है। इस फरमान के तहत बाहरी राज्यों से व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने गृह राज्य से सत्यापन कराकर लाना होगा। बिना सत्यापन के आने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने इस संबंध में पूरे जिले के पुलिस को सख्त चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कप्तान ने बताया है कि राज्य में आने वाले प्रत्येक यात्री के अलावा हर दूसरे राज्य के व्यापारी की सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस से के प्राथमिकता से है। पुलिस कप्तान ने बताया कि कुछ दिन पहले कश्मीरी युवकों के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए एक वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें 3 लोग उन्हें डरा धमका रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लिया गया है और जल्द ही डराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और ऐसे में संबंधित युवकों को फिर से उत्तराखंड आकर व्यापार करने के लिए सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। इसके अलावा मसूरी में जितने भी कश्मीरी लोग व्यापार कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, एक वीडियो का संज्ञान हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने लिया था, जिसमें कश्मीर ये मॉल रोड मसूरी का एक वीडियो था, जिसमें कुछ कश्मीरियों के साथ जो है कुछ युवकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। चूंकि इस संबंध में कहीं पर कोई थाना चौकी में रिपोर्ट नहीं आई थी, इसलिए उन युवकों की पहचान की गई। पहचान करने के बाद उन युवकों को थाने लाया गया और थाने में पूछताछ के बाद उन युवकों द्वारा बताया गया कि 22 तारीख की जो संवेदनशील घटना, जो दुखद घटना कश्मीर में घटित थी, उससे कहीं न कहीं वो आक्रोशित थे और इस संवेदना में उन्होंने वहां कुछ फेरी वालों के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। उनके द्वारा वहां लिखित में माफी मांगी गई। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है उसको अपने विभिन्न पोस्टों पर अपनी बाइट को पोस्ट किया और माफी सभी से मांगी गई कि उनके द्वारा आवेश में आकर ऐसी घटना कर दी गई थी। और जिसके बाद पुलिस एक्ट में उनका चालान किया गया। इस संबंध में जब ये इस तरह की वीडियो वायरल हुए और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खबरों का प्रचार प्रसार हुआ, तो इस संबंध में जो इसके विक्टिम थे उनकी भी तलाश करके उनके नंबर को प्राप्त किया गया। और आज मेरे द्वारा इसमें जो कश्मीरी हमारे भाई थे जो यहाँ फेरी लगाने जो कुपवाड़ा चले गए, तो उनसे बात करके उनको आश्वस्त भी किया कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई लीगल व्यापार करना है आप एकदम करें, आपकी सुरक्षा सभी की सर्वोपरि है इसमें। साथ ही साथ इसमें जो हमारे जो कश्मीर के काफी सारे लोग हैं जो परमानेंटली यहाँ पर मसूरी मॉल रोड पर दुकानें आवंटित है लगाते हैं, करीब 18 ऐसी शॉप्स हैं, उनसे भी संपर्क किया गया। 10 से 12 ऐसे वेंडर्स हैं जो लगातार सीजन में यहाँ पर मॉल रोड पर काम करते हैं, उनसे भी वार्ता की गई। सभी के द्वारा बताया गया कि यहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल है और कहीं इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सभी लोग अपना व्यापार राजी खुशी से अच्छे से कर रहे हैं। फिर भी चूंकि एक घटनाक्रम संज्ञान में आया था, इसलिए मेरे द्वारा एसएसपी कुपवाड़ा साहब से भी बात की गई है और उनको भी आश्वस्त किया गया कि वो वहाँ उनके नंबर शेयर किए गए कि आप उनको भी आश्वस्त करें कि अगर वो यहाँ पर आके अपना कोई व्यापार करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आए और अपना सत्यापन के साथ यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा भी रहेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ मुझे यह भी अवगत कराना है कि अभी चारधाम यात्रा हमारी
और अगली खबर के रुख करेंगे, जहां कल यानी कि 2 मई को बाबा केदार धाम के कपाट खुलेंगे। जी हां, 2 मई सुबह 7 बजे बाबा के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है और ऐसे में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु बाबा केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली गौरीकुंड के केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई प्रस्ताव। ऐसे में आज बाबा केदारनाथ की डोली पहुंचेगी केदारनाथ धाम। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्य सेवक धामी बनेंगे साक्षी, जहां विधि विधान के साथ की गई है तैयारियां। भव्य और दिव्य तरीके से कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर। सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात और स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त है। मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीम और मेडिकल स्टाफ भी तैनात किए गए हैं। तो कल यानी कि 2 मई सुबह 7 बजे बाबा केदार धाम के द्वार खुलने वाले हैं और ऐसे में लगातार श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि 30 अप्रैल से देखिए चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल यानी कि 2 मई सुबह 7 बजे बाबा केदार धाम के कपाट खुलेंगे और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके साक्षी बनेंगे, जिसके लिए तैयारियां देखिए पूरी हो चुकी है। लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालु लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कल यानी 2 मई सुबह 7 बजे बाबा केदार धाम के द्वार खुलने वाले हैं। श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं इस पल का और ऐसे में अब वो पल इंतजार खत्म हो चुका है। कल तमाम श्रद्धालु बाबा केदार धाम के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देखिए पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके साक्षी बनेंगे। बताते चले कि भव्य और दिव्य तरीके से कई क्विंटल फूलों से सजावट मंदिर को सजाया गया है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता की बात कर ले, यातायात की बात कर ले, तो तमाम जो सेवाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं और ऐसे में मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो। कल सभी श्रद्धालु बाबा केदार धाम पहुंचेंगे और द्वार खुलेगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देखिए यहां पहुंचेंगे, खुद साक्षी बनते हुए नजर आएंगे और ऐसे में भव्य और दिव्य दर्शन केदार बाबा, जहां तमाम श्रद्धालु पहुंचने अभी से देखिए शुरू हो गए हैं और कल कपाट खुलने की तैयारियां जो है वो लगातार चल रही थी, जो कि अब पूरी हो चुकी हैं और श्रद्धालुओं का भी पहुंचना लगातार इस वक्त शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम के चल विग्रह उत्सव डोली गौरीकुंड में केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान हुई है और आज बाबा केदारनाथ की डोली पहुंचेगी केदारनाथ धाम, जहां कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बनेंगे साक्षी। विधि विधान के साथ ही तैयारियां की गई हैं और भव्य और दिव्य तरीके से कई क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत की टीमें और मेडिकल स्टाफ भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु किसी भी परेशानी से रूबरू न हो। इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बस कल का इंतजार है। सुबह 7 बजे बाबा केदार धाम के कपाट खुलेंगे, द्वार खुलेंगे और तमाम श्रद्धालु जो है पहुंचने शुरू हो गए हैं। इंतजार है कल का, जब कल बाबा केदार धाम के द्वार खुलेंगे और श्रद्धालु इस भव्य और दिव्य तस्वीर को जो है देख सकेंगे। और तस्वीरें अभी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार करते हैं और ऐसे में वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। कल सुबह 7 बजे केदारनाथ के द्वार खुलेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले, यातायात की बात कर ले, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर ले, सभी जो तैयारियां है वो चाक चौबंद है और ऐसे में श्रद्धालु कल बाबा केदार धाम के द्वार खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में 30 अप्रैल से देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कल बाबा केदार धाम के भी द्वार खुलेंगे, जिसके लिए अभी से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना इस वक्त जारी है और कल ये संख्या और ज्यादा हो सकती है और इसको देखते हुए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से वो चाक चौबंद कर ली गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी श्रद्धालु को न आए। जिस तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भव्य और दिव्य दर्शन कल श्रद्धालु करने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्य सेवक धामी भी मौजूद रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे, जहां लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहने वाले चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ।
3 मई को ऋषिकेश से होगा। ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में यात्रा के शुभारंभ के लिए संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने भव्य कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा तैयार की है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और महापौर शंभू पासवान शामिल होंगे। इस संबंध में संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष भोपाल सिंह नेगी ने कार्यक्रम को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया है कि पहली बार चारधाम यात्रा के शुभारंभ अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं को गढ़ भोज कराया जाएगा। भोज में मुख्य रूप से भड्डू की दाल, भात और गढ़वाली व्यंजन पारंपरिक रूप से जमीन पर बैठाकर श्रद्धालुओं को परोसे जाएंगे। गढ़ भोज का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति से श्रद्धालुओं को रूबरू कराना है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहाड़ी व्यंजनों को देश विदेश में पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री के प्रयासों को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी के साथ बता दें कि पहली बार चारधाम यात्रा के शुभारंभ अवसर पर दूसरे राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने से पहले गढ़ भोज रखने का भी मौका मिलने जा रहा है। ये हमारी पूरी तैयारियां हैं और 3 तारीख जो हमारा जो चारधाम यात्रा का मुहूर्त हो रहा है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। उनका 10 बजे का प्रोग्राम रखा गया है और ट्रांजिट कैंप में ये होगा। और उसके साथ साथ हमने जो है इस बार गढ़वाली भोजन जो उसका सहभोज की व्यवस्था रखी हुई है। लेने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जहां पर आप साइकिल का आनंद ले सकते हैं। सिटी पार्क में साइकिल ट्रैक बनाकर तैयार हुआ है। सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास बना सिटी पार्क, जल्द खोला जाएगा आमजन के लिए पार्क। एमजीड के बीसी बंशीधर तिवारी ने सिटी पार्क सहित विभिन्न योजनाओं को जायजा लिया है और ऐसे में निरीक्षण के दौरान सचिव मोहन बर्निया, चीफ इंजीनियर एचसी राणा, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार मौजूद रहे। सिटी पार्क प्राधिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। तमाम सुविधाएं जनहित के लिए की गई है विकसित। लोग कर सकेंगे सैर सपाटा, जिम, बच्चों के खेलकूद, पार्क के साथ कैंटीन और साइकिलिंग का ले सकेंगे आनंद। वीसी ने मियावाला में चल रहे पार्क निर्माण कार्य की भी जानकारी ली, जहां गन्ना सेंटर की जमीन पर बनाए जा रहे पार्क का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सीवर संबंधी कार्यों को 30 जून तक पूरा करें। स्टूडियो अपार्टमेंट के निर्माण कार्य में लाए तेजी। अलायम आवासीय परियोजना में सीवर और अन्य जरूरी कार्य 30 जून तक करे पूरा। और वहीं डिफेंस कॉलोनी में निर्माणाधीन गौरा देवी वाटर पार्क के निर्माण कार्यों पर वीसी ने संतोष किया प्रकट। और वही जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। आपको बता दें कि देहरादून शहर की प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के संबंध में ये बैठक की गई है। विभागों ने परियोजना की प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी। कलेक्ट्रेट में मेरे सामने एक ही छत के नीचे कार्य करेंगे एसडीएम, परियोजना के समस्त नोडल अधिकारी और कर्मचारी। जहां रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना सीएम धामी की प्राथमिकता है। अधिकारियों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम और एमडीड के 3 दिन के भीतर लैंड बैंक वितरण करे प्रस्तुत। डीएम बंसल का विशेष फोकस है, जहां समन्वय से धरातल उतारे विकास। डीएम ने सेक्टर वार संगठित की टीम। टाइम बाउंड एक्शन की आदत डाले अधिकारी। भूमि अधिग्रहण कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाए एसएलओ। और वही पुलिस महानिरीक्षक रिधिम अग्रवाल ने कुंडा थाना क्षेत्र के गांव बेलजूड़े स्थित जीवन दान नशा मुक्ति केंद्र में छापेमारी की है। इस दौरान उन्होंने एसपी, सीएमएस और कुंडा थाना प्रभारी के साथ केंद्र में से दस्तावेजों और डीवीआर आदि को कब्जे में लेकर जांच के आदेश दिए हैं। आईजी ने सभी थाना चौकी प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में खुले नशा मुक्ति केंद्रों की 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान एलडी भट्ट चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर राजीव कुमार गांधी ने बताया कि
कि छापेमारी के दौरान नशा मुक्ति केंद्र में प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ नहीं पाए गए। दवाएं भी मानक अनुसार नहीं मिली। इसके अलावा कई तरह की अनियमितता पाई गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र में 12 व्यक्तियों को रखने की व्यवस्था के विपरीत 20 भर्ती मिले। वहीं उपचाराधीन व्यक्तियों ने कि सोने के लिए हॉल में बिस्तर भी लगाए गए हैं। हॉल के पास बने बाथरूम में साफ सफाई व्यवस्था उचित नहीं थी। केंद्र में नशे की लत से ग्रसित उपचाराधीन व्यक्तियों को नशा छुड़वाने के लिए कोई भी प्रशिक्षित चिकित्सक और काउंसलर नियुक्त नहीं था। उन्होंने बताया कि केंद्र में मरीज को भर्ती करते समय प्रशिक्षित मनोचिकित्सक का परीक्षण भी नहीं किया जाता है और उन्होंने बताया कि नशा मुक्त केंद्र को नियमानुसार संचालित नहीं किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जल्द ही विभागीय उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। मैडम आई थी और क्या नाम है एसपी सिंह साहब थे, जो हमारे काशीपुर के एसपी साहब हैं, वो आए थे। तो उनके द्वारा मुझे जो फोन किया गया था कि डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है एक वस्ती केंद्र का संचालन किया जा रहा है जो अवैध तरीके से चल रहा है। अवैध तरीके से क्या, इसमें कुछ मतलब खामियां पाई गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया, तो हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके चेक किए। तो बेसिकली कुछ कमियां इनके यहाँ है, जैसे डॉक्टर है, कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर इनके यहाँ नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पहले ये आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलवा रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर आयुर्वेदिक भी इनके पास अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पुराना हमारा 30/4/2024 में जो है 30/11/2024 में ACMO के द्वारा निरीक्षण किया गया था और इनको 7 दिन का समय दिया गया था। उसमें कहा गया था कि आप विदिन 7 डेज के अंदर अपनी सारी कमियां पूरी कर लें, लेकिन आप अभी तक इनके द्वारा कोई कमी पूरी नहीं की गई है, ठीक है। और दूसरा से और आगे बढ़ेंगे, जहां एमडीएड के VC तिवारी के निर्देश पर अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आपको बता दें, सचिव मोहन सिंह बर्निया और संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने की बैठक। अनाधिकृत निर्माणों से जुड़े समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। CCMS मॉड्यूल के सफल ऑनलाइन संचालन के लिए बैठक की गई, जहां नक्शे पास, कंपाउंडिंग, नक्शों के रिकॉर्ड, RTI का कार्य ऑनलाइन रूप से किया जा रहा है, सचिव मोहन बर्निया ने कहा। वहीं शमन से संबंधित पत्रावली को भी किया जा रहा ऑनलाइन अपलोड। व्यवस्थाओं को जनहित में सुगम बनाने के निर्देश दिए गए। नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में ठेकेदार उस्मान द्वारा 12 साल की हिंदू बच्ची के दुष्कर्म की घटना सामने आने से सांप्रदायिक बवाल हो गया। घटना से नाराज हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने आक्रोश जताते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही क्षेत्र की मस्जिदों में कुछ अज्ञात लोगों की ओर से पथराव किया गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भारी फोर्स तैनात की और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। मामले के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि मल्लीताल थाने में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल FIR रजिस्टर की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि घटना से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था स्थापित की गई है। फिलहाल नैनीताल और हल्द्वानी में स्थिति सामान्य है। कल रात्रि नैनीताल के मल्लीताल थाने में एक FIR आई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल FIR रजिस्टर की, साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बच्ची का मेडिकल और बयान की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कल इस घटना के विरोध में कुछ स्थानीय युवाओं के द्वारा मल्लीताल थाने में, मॉल रोड पे और मल्लीताल मस्जिद के सामने कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था स्थापित की एवं लोगों को कानूनी व्यवस्था के मद्देनजर वहां से तीतर बितर किया। वर्तमान में नैनीताल में, हल्द्वानी में सब जगह स्थिति सामान्य है। एहतियातन तौर पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारी सब लोगों से अनुरोध है कि पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई कर रही है। अतः किसी तरीके के भ्रामक पोस्टों में और भ्रामक प्रचार प्रसार जो हो रहा है उसके झांसे में न आए, पुलिस पर भरोसा रखें। साथ ही जितने टूरिस्ट नैनीताल आने वाले हैं उनको भी हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल है और वो बेफिक्र होकर नैनीताल में आ सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो टूरिस्ट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके कंफर्ट के लिए तैनात किया हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। जी हां, बता दें, बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों को जल्दी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है पूर्वानुमान। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम करवट लेगा।
मौसम विभाग ने तेज हवा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में आंधी तूफान गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। प्रदेश भर में 1 से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देहरादून समेत 4 जिले में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के भी आसार नजर आ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। लगातार 5 दिन तक बारिश होने से बढ़ते तापमान में कमी आएगी। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिले में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है झोंकेदार हवाएं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से देखा जाएगा मौसम में बदलाव। तापमान में कमी आने से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी साझा की है। आंधी तूफान के समय रहे सावधान, नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार करें यात्रा। एक्टिविटी बढ़ेगी तो 1 और 2 तारीख को उत्तराखंड में जो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, यहाँ पे अनेक स्थानों तक में भी हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है 1 और 2 तारीख को। इसी तरह से 3, 4, 5 तारीख में भी उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों तक में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें जो चेतावनी की बात करें तो आज जो है उत्तराखंड के जो मैंने जनपद बताए पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी और जो है तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उसके बाद कल जो है एक्टिविटी बढ़ेगी, तो कल जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं ओलावृष्टि मिलने और साथ ही जो प्लेन्स हैं उत्तराखंड के और उनसे लगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विशेषकर जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, यहाँ पर जो है झक्कड़ चल सकता है, जिसकी गति जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उसके बाद जो है 2 तारीख को भी उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं ओलावृष्टि मिलने की संभावना है। तो देखेंगे इस दौरान जो अगले 5-6 दिन जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी और तेज हवाएं चलेंगी, जबकि कहीं कहीं जैसे 1 और 2 तारीख को ओलावृष्टि भी मिल सकती है। और आगे बढ़ेंगे जहां भूमाफियाओं द्वारा अब लगातार पहाड़ों का चीरहरण शुरू हो गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के बाद अब मैदानी क्षेत्र ऋषिकेश में भी भूमाफियाओं की ओर से पहाड़ों का चीरहरण शुरू हो गया है। ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग 58 शास्त्री नगर काले की ढाल पर पहाड़ी का हो रहा है चीरहरण। स्थानीय नागरिकों ने जेसीबी से पहाड़ी कटान की नई तस्वीर साझा की है। जहां क्या उपजिलाधिकारी कार्यालय, खनन विभाग और एमडीडीए की अनुमति लेकर हो रहा है चीरहरण, बड़ा सवाल। टीन की चादरें लगाकर जेसीबी और ट्रैक्टर से चल रहा कार्य। इस चीरहरण पर क्या उपजिलाधिकारी कार्यालय, खनन विभाग और एमडीडीए लेकर संज्ञान? इस चीरहरण पर स्थानीय लोगों में भी भारी नाराजगी है। बताते चले पर्वतीय क्षेत्रों के बाद अब मैदानी क्षेत्र ऋषिकेश में भी भूमाफियाओं की ओर से पहाड़ों का चीरहरण शुरू हो गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग 58 शास्त्री नगर काले की ढाल पर पहाड़ी का चीरहरण शुरू हो गया है, जहां स्थानीय नागरिकों ने जेसीबी से पहाड़ी कटान की नई तस्वीर साझा की है। स्थानीय जो नागरिक हैं वो नाराजगी जता रहे हैं और ऐसे में देखिए कई तरह के सवाल भी उठने लाजमी हो गए हैं कि क्या उपजिलाधिकारी कार्यालय, खनन विभाग और एमडीडीए की अनुमति लेकर ये चीरहरण हो रहा है या फिर टीन की चादर देखिए लगाकर जेसीबी और ट्रैक्टर से ये कार्य चल रहा है ताकि किसी को पता न चले। लेकिन इस बीच स्थानीय नागरिकों ने इसकी एक तस्वीर साझा की है। इस चीरहरण पर क्या जिलाधिकारी कार्यालय, खनन विभाग और एमडीडीए संज्ञान लेगा? इस तस्वीर को देखने के बाद ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।